वेलकम टू लर्न एनीथिंग। ये अकाउंटिंग सीरीज़ का पहला लेसन है जिसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 करवाया जाएगा और इसका नाम है सिंगल एंट्री, जिसको अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर है व्हाट द एग्जामिनर यूजुअली आस्क। एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली तौर पे पूछता है, वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल एट स्टार्ट को कंप्यूट करना, उसको कैलकुलेट करना। कैपिटल एट एंड कंप्यूटेशन, कैपिटल एट एंड को कंप्यूट करना। इसके अलावा कंप्यूटेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स, कुछ फिगर्स मिस होंगी उसको आपने कैलकुलेट करके निकालना होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसके अंदर दो तरह के स्टेटमेंट्स इसमें आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो कि इनकम स्टेटमेंट की तरह होता है। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो कि बैलेंस शीट की तरह होता है। इसके अलावा MCQs भी आते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है सिंगल एंट्री। ज़ाहिर बात है ये पूरा चैप्टर ही सिंगल एंट्री के बारे में है। तो सिंगल एंट्री है क्या? सिंगल एंट्री जो है वो इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इनके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है। ये कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर टू एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जबकि अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा हो तो उसके अंदर टू एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता और इसके अंदर कोई फिक्स सेट ऑफ रूल नहीं होता, जबकि डबल एंट्री के अंदर फिक्स सेट ऑफ रूल होता है। ये सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है और ये कोई प्रॉपर सिस्टम भी नहीं होता फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। इसी वजह से ये फेल होता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके जो भी मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड होती है। और सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ मेंटेन करता है कैश बुक को और पर्सनल अकाउंट्स को, डेटर्स के और क्रेडिटर्स के, यानी दो ही चीज़ें, एक तरफ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट। और ये इग्नोर कर देता है नॉमिनल और रियल अकाउंट को, एक्सेप्ट कैश, सिवाय कैश अकाउंट को छोड़ के। ये एक इनकम्प्लीट फॉर्म है डबल एंट्री सिस्टम का और फेल है ये डिस्क्लोज करने के लिए ट्रू प्रॉफिट या लॉस। इससे ट्रू प्रॉफिट या लॉस नहीं पता चल सकता या फिर फाइनेंशियल पोजीशन भी ट्रू पता नहीं चल सकती बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। हु कीप सिंगल एंट्री सिस्टम? अब कौन से बिज़नेस हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं? ज़ाहिर बात है इतनी सारी इस सिस्टम की डेफिशिएंसी है, खामियां हैं, उसके बावजूद भी ज़ाहिर बात है कई बिज़नेस हैं जिनको इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस हैं, शॉपकीपर हैं, मार्केट स्टॉल होल्डर्स हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, लैंडस्केप गार्डनर्स हैं। तो ये तमाम वो लोग होते हैं जो यूज़ करते हैं। जितने भी छोटे बिज़नेस हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके पास ना इतनी नॉलेज होती है, ना उनके पास ऐसा एक्सपर्टीज़ होती है, उनके पास अकाउंटेंट्स नहीं होते कि वो ये तमाम चीज़ें कर सकें। और उसके अलावा फिर इतना टाइम भी नहीं होता कि वो इन तमाम इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकें। रीज़न्स क्या हैं? रीज़न भी कुछ यही है कि पार्शियल रिकॉर्डिंग की जाती है क्योंकि स्मॉल बिज़नेस होता है इस वजह से। और लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ तो ज़ाहिर बात है कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रिकॉर्ड इनकम्प्लीट हो सकता है क्योंकि नेचुरल क्लैमिटी की वजह से कोई कुदरती आफत आ गई, बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई। हमारे यहाँ तो बारिशें भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती हैं। अगर बारिशों से रिकॉर्ड ख़राब हो गया, ऐसा भी हो सकता है पानी भर गया रिकॉर्ड में, उसके अलावा चोरी हो गया या फिर आग लग गई। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी जहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड हो तो वहाँ पे भी रिकॉर्ड कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ख़राब हो सकता है। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे ही रिकॉर्ड नहीं करती, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का भी ये मामला हो सकता है। तो इसी वजह से पार्शियल रिकॉर्डिंग होती है बिज़नेस ट्रांजैक्शन की। वो इस वजह से ही होती है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में नॉलेज पूरी नहीं होती, इस वजह से भी होता है। जानबूझ के भी बहुत से बिज़नेस से रिकॉर्ड नहीं करते ताकि वो टैक्स से भी बच सकें, ये भी होता है। और हमारे यहाँ तो काफ़ी ये चीज़ कॉमन है। उसके अलावा अनेबल टू मेंटेन्स बिज़नेस ट्रांजैक्शन, बिज़नेस ट्रांजैक्शन को मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, और इसके अंदर एफर्ट भी लगती है और ज़ाहिर बात है कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। अकाउंटेंट ज़ाहिर बात है प्रोफेशनल हायर करना पड़ता है। और लॉस ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, रिकॉर्ड ज़ाया हो गया, जैसे कि आपको बताया बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो लॉस ऑफ रिकॉर्ड होता है फायर की वजह से, थेफ्ट की वजह से, चोरी की वजह से या फिर कोई कुदरती आफत की वजह से। नाउ द फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री के कुछ फीचर्स हैं। इसके अंदर कोई फिक्स सेट ऑफ रूल नहीं है जैसे कि डबल एंट्रीज के अंदर होता है। इसके अलावा इनकम्प्लीट सिस्टम है, एक ज़ाहिर बात है तमाम एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करता फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के। तो इनकम्प्लीट सिस्टम है, एक इनकम्प्लीट किस्म का रिकॉर्ड होता है। कैश बुक इसके अंदर होती है, मेंटेन करता है कैश बुक रिकॉर्ड करने के लिए कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को। और इसके अलावा पर्सनल अकाउंट होता है,
तमाम डेटर्स के लिए और क्रेडिटर्स के लिए डिटरमाइन करने के लिए क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज़ को ड्यूरिंग अ पीरियड के लिए। और उसके अलावा वेरिएशंस आती हैं एप्लीकेशन में। वेरिएशन से मुराद ये कि अब इसके कोई फिक्स सेट ऑफ रूल तो है नहीं कि कुछ रूल्स मौजूद हैं, तो इसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं। एक बिज़नेस के अंदर अगर इसको अप्लाई किया जाएगा तो वहाँ कुछ और इसके रिज़ल्ट आएंगे, दूसरी जगह अप्लाई किया जाएगा तो कुछ और रिज़ल्ट आएगा। तो वेरिएशन आती है, फ़र्क आता है हर जगह, क्योंकि ज़ाहिर बात है फ़िक्स रूल ना होने की वजह से। अगर फ़िक्स सेट ऑफ रूल होंगे तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई किया जाएगा तो हर जगह सेम रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। नाउ द टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री। अब सिंगल एंट्री की भी टाइप है। हर सिंगल एंट्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह की होती है। तो एक प्योर होती है जो कि इग्नोर कर देती है डुअल एस्पेक्ट को, जिसके अंदर सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स रखे जाते हैं डेटर्स के और क्रेडिटर्स के, और कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता रियल या नॉमिनल अकाउंट का। उसके अलावा सिंपल सिंगल एंट्री है जिसके अंदर पर्सनल अकाउंट्स और कैश बुक को रखा जाता है। और कोज़ाई सिस्टम है जिसके अंदर पर्सनल अकाउंट को भी रखा जाता है, कैश बुक को भी रखा जाता है, और इसके अलावा कुछ सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं उनको रखा जाता है। नाउ दी एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? कई सारे इसके फ़ायदे भी हैं, ज़ाहिर बात है जो बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं उनको कई सारे फ़ायदे होते हैं, इसी वजह से वो इस्तेमाल करते हैं इस सिस्टम को। ये सिंपल और इजी मेथड होता है, ज़ाहिर बात है रिकॉर्ड करना इसके अंदर काफ़ी सिंपल होता है और काफ़ी इजी भी होता है। लेस एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसके लिए क्वालिफाइड स्टाफ रिक्वायर्ड नहीं है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सूटेबल है ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एंड वेरी फ्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एक्सेस, और वहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होते। और फ्लेक्सिबल मेथड है क्योंकि इसके अंदर कोई सेट प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी आसानी रहती है। और उसके अलावा नुकसान है इसके कई सारे, क्योंकि इसके अंदर डबल एंट्री ना होने की वजह से इसके अंदर ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। ट्रायल बैलेंस इसके अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रायल बैलेंस को बनाया जा सके, तो इसकी वजह से अरिथमेटिकल जो एक्यूरेसी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की उसको चेक नहीं किया जा सकता है, वरना तो ट्रायल बैलेंस के ज़रिए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सकता है। और इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड होती है एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ से वो रिलायबल नहीं हो सकती, क्योंकि जो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स होते हैं वो मेंटेन नहीं किए जाते। इसके अलावा ट्रू प्रॉफिट और लॉस इससे मालूम नहीं किया जा सकता जो डबल एंट्री में मालूम किया जाता है। और कंपैरिजन करना अकाउंटिंग परफॉर्मेंस का प्रीवियस ईयर्स के साथ, पिछले साल के साथ परफॉर्मेंस को कंपेयर करना या दूसरी फर्म्स के साथ कंपेयर करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड प्रिंसिपल या प्रोसीजर फॉलो नहीं है। जैसे कि आपको वेरिएशन के बारे में भी बताया कि एक बिज़नेस में अप्लाई करेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा, दूसरे में अप्लाई करेंगे अलग आएगा, तो इसीलिए परफॉर्मेंस को कंपेयर करना भी पॉसिबल नहीं है दो बिज़नेस के दरमियान इस सिस्टम को अगर वो फॉलो कर रहे हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड द बैलेंस शीट। अब आपके सामने डिफरेंस है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट का। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बैलेंस शीट की तरह ही होता है जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर बनाया जाता है। तो मेजर डिफरेंस ही दोनों के दरमियान यही है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिंगल एंट्री के अंडर बनता है, बैलेंस शीट बनती है डबल एंट्री के अंडर। और इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर इनकम्प्लीट डेटा होता है, तो इसी वजह से उसकी एक्यूरेसी भी बहुत कम होती है, जबकि बैलेंस शीट जो है ज़ाहिर बात है उसके अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है। अब सिंगल एंट्री और डबल एंट्री के अंदर जो फ़र्क है वो क्या है? डबल एंट्री सिस्टम जो है वो रिकॉर्ड करता है बहुत एस्पेक्ट्स को, ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को, जबकि सिंगल एंट्री रिकॉर्ड करता है ज़ाहिर बात है बहुत एस्पेक्ट को नहीं रिकॉर्ड करता। सिंगल एंट्री के अंदर सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स रखे जाते हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स को इग्नोर किया जाता है, जबकि से डबल एंट्री के अंदर पर्सनल अकाउंट के अलावा रियल और नॉमिनल अकाउंट्स को भी रखा जाता है। डबल एंट्री के अंदर कैश बुक, जनरल जर्नल, लेजर, डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर्स को भी मेंटेन किया जाता है, जबकि सिंगल एंट्री के अंदर सिर्फ ओनली डेटर लेजर्स एंड क्रेडिटर्स लेजर्स को जो है वो रखा जाता है। कैश बुक को भी रखा जाता है बट पर्सनल ट्रांजैक्शन गेट्स मिक्सअप बिजनेस ट्रांजैक्शन। और उसके अलावा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जा सकती है ट्रायल बैलेंस के थ्रू डबल एंट्री में, जबकि सिंगल एंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, जैसे कि आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जा सकता। नाउ द कंपटीशन ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट एंड कैपिटल एट एंड। अब आपके सामने कंपटीशन दिखाया जा रहा है कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड में, यानी किस तरीके से कैपिटल एट स्टार्ट को कंप्यूट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, और किस तरीके से कैपिटल एट एंड को। तो जो भी स्टार्टिंग पीरियड में एसेट्स होंगे उसमें से जब हम स्टार्टिंग की लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे सामने कैपिटल एट स्टार्ट आ जाएगा। और एंडिंग कैपिटल को मालूम करने के लिए जो एंडिंग एसेट्स होगा उससे हम एंडिंग लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एट एंड आ जाएगा।
उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है जो कि इनकम स्टेटमेंट की तरह होता है। इसके लिए सबसे पहले नेम ऑफ बिज़नेस लिखा जाएगा, जो भी बिज़नेस का नेम होगा वो। उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिखा जाएगा, और फिर उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड, जिस पीरियड के लिए भी उसको बनाया जा रहा होगा। सबसे पहले इसके अंदर कैपिटल एट एंड लिया जाता है। इसके अंदर जो भी साल के आखिर का कैपिटल होगा, जो कि यहाँ पे ऊपर भी आपको बताया गया कि किस तरीके से निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन में ना दिया गया हो तो आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को जब आप माइनस करेंगे साल के आखिर की, तो कैपिटल एट एंड आ जाएगा। तो उसके बाद उसमें ऐड किया जाएगा ड्राइंग को फॉर द पीरियड, जो उस पीरियड के अंदर ड्राइंग ली गई उसको ऐड किया जाएगा, और फिर कैपिटल एट स्टार्ट को माइनस कर दिया जाएगा। और उसके अलावा कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर होगी ड्यूरिंग द पीरियड, उसको भी हम माइनस कर देंगे, तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अब इस अनएडजस्टेड के अंदर से पहले कुछ एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा फ्रॉम ऑपरेशन से, और उसके बाद फिर ऐड कर दिया जाएगा अदर इनकम को, तो उसके बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। तो इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाया जाता है। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अब जो कि ये बैलेंस शीट की तरह है, इसमें नाम आएगा बिजनेस का, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन, जो भी डेट होगी वो डाल देंगे। इसकी एसेट साइड है एक तरफ, और एक तरफ इसकी इक्विटी साइड। एसेट्स के अंदर तमाम एसेट्स, और इक्विटीज़ में लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी आएगा। एसेट्स के अंदर जो करंट एसेट्स है उसमें सबसे पहले कैश आता है, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स को माइनस किया जाता है, क्योंकि ये ज़ाहिरी बात है, जो बैड डेट्स होते हैं, जो रिसीव ना होने वाले डेट्स होते हैं, वो होता है ये। उसका जो अलाउंस होगा उसको हम माइनस करेंगे अकाउंट रिसीवेबल में से। उसके बाद फिर मर्चेंडाइज इन्वेंटरी आएगी, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, देन दी ऑफिस सप्लाइज, एक्रूड इनकम, देन दी टोटल करंट एसेट। तमाम जितने भी करंट एसेट है उनका टोटल आ जाएगा। उसके बाद फिर फिक्स एसेट में इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट होंगे वो आ जाएंगे, और इक्विपमेंट में उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा, तो फिर नीचे आ जाएगा टोटल फिक्स्ड एसेट्स। लाइबिलिटीज़ है दूसरी तरफ, सबसे पहले इसमें करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर अकाउंट्स पेबल है, फिर नोट्स पेबल है, एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, अनअर्न्ड इनकम है, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगी। उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, जिसके अंदर मॉर्टगेज पेबल है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ जाएगी, और उसके बाद फिर नीचे टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएगी। उसके बाद ऑनर्स इक्विटी है, जिसके अंदर कैपिटल लिया जाएगा, और उसके अंदर ऐड किया जाएगा प्रॉफिट को, और लेस कर दिया जाएगा ड्राइंग्स को, तो टोटल ऑनर्स इक्विटी है, और फिर टोटल इक्विटीज़ आ जाएगी। अब ये आपके सामने फॉर्मेट मौजूद है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, जो मैंने समझाया। अच्छा, और ये जो दोनों साइड होंगी, टोटल एसेट्स की, टोटल इक्विटीज़ की, दोनों बराबर होंगी। अब आपके सामने एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल भी आपको करवाई जाएगी, इलस्ट्रेशन है। बैलेंसेस ऑफ द एसेट्स एंड इक्विटीज़ ऑफ द बिजनेस ऑफ द मिस्टर मसरूर ऑन January 1st 1988 एंड December 31st वर एज फॉलो। अब जो बैलेंसेस हैं एसेट्स के और इक्विटीज़ के सॉरी बैलेंसेस जो है एसेट्स के और इक्विटीज़ के मिस्टर मसरूर के बिज़नेस के January 1st 1988 को और December 31st, यानी कि साल के आखिर और शुरू में, वो ये आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, फर्नीचर है, अकाउंट्स पेबल है, और इसके अलावा कैपिटल इसने एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड इसने खुद दे दिया, यानी कि अब इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा हमें। जो January 1st का है कैपिटल और December 31st का कैपिटल है, उसने दोनों दिए हुए हैं। और इसके अलावा फिर इसने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, जैसे कि ड्यूरिंग द ईयर मसरूर है विदड्रॉन, उसने विदड्रॉ किया है, ड्राइंग ली उसने 72,000 कैश की फॉर हिज प्राइवेट यूज़, अपने इस्तेमाल के लिए, एंड हैड मेड ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और इसके अलावा एडिशनल इन्वेस्टमेंट की 50,000 की। इसके अलावा बैंक शोड अ डेबिट ऑफ, बैंक ने शो किया डेबिट जो है वो 260 का फॉर ज़कात डिडक्शन। बैंक जब भी कोई चीज़ कम करता है तो वो उसको डेबिट करता है, और बढ़ाता है तो क्रेडिट करता है। तो ज़कात के जो उसने पैसे काटे तो वो उसने डेबिट किए 260 रुपीज़, और उसके अलावा उसने क्रेडिट किया है, इजाफा किया प्रॉफिट का 840 का। उसके अलावा इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर्ड हो गया। हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस था 5,000 का, और जो उसका यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है इन्होंने, और जो एक्सपायर्ड हुआ है वो 2,000 का हुआ है। और उसके अलावा जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई फर्नीचर को, वो चार्ज हुई 3,000 की। इसमें रिक्वायर्ड है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है, और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, यानी कि बैलेंस शीट। तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले कैपिटल एट एंड, जो कि 30,000 यहाँ गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग, जो कि है 72,000 की, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर हिज प्राइवेट यूज़। अच्छा, प्राइवेट यूज़ की जगह कभी कभी ऑफिस यूज़ भी आ सकता है। ऑफिस यूज़ की वाली ड्राइंग को हम कभी भी ड्राइंग कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो ऑनर अपने इस्तेमाल के लिए नहीं लेता। तो जो भी ड्राइंग अपने इस्तेमाल के लिए लेगा उसको हम ड्राइंग कंसीडर करेंगे। तो 72,000 ये आ जाएगा, इसको माइनस
सॉरी इसको जब ऐड किया तो 1,02,000 आ गया। उसके बाद लेस करेंगे कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल एट स्टार्ट भी इसने दिया हुआ है जो कि है 10,000 का, उसको हम लेस कर देंगे तो हमारे सामने फिगर जो आएगी एक्चुअली उसके अंदर हमने एक चीज़ और लेस करेंगे जो कि है एडिशनल इन्वेस्टमेंट की। सो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें दी गई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जो कि है 50,000 की, उसको भी हमने लेस कर दिया तो हमारे पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जिनको हमने माइनस करना है। उसमें है पहला ज़कात डिडक्शन का, तो ज़कात डिडक्शन जो हुई वो ही 260 रुपीज़ की, उसको हमने माइनस किया। और इसके अलावा इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस आया हमारे पास जो एक्चुअली एक्सपायर्ड हो गया 2,000 का, उसको हमने माइनस कर दिया। और इसी तरह से फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आ गया जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 3,000 की। अब ये जितने भी एक्सपेंस आ रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये तमाम एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आ रहे हैं। और इसी तरह से इनकम आई, अदर इनकम, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आई जो कि है प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, और वो दिया है बैंक ने 840 का। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया और वो है 37,580। अब यही प्रॉफिट बैलेंस शीट में भी जाएगा जो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहलाई जाती है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले नाम लिखा जाएगा कंपनी का जो कि है मिस्टर मंसूर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन दिसंबर 31, 1988। तो अब आपके सामने मौजूद है ये पूरा का पूरा इसका जो फॉर्मेट है कैलकुलेशन के साथ, तो एसेट साइड और इक्विटी साइड। सो करंट एसेट में सब अब यहाँ पे जो हम अच्छा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह लिखेंगे ये बनाई जा रही है कब, दिसंबर 31, 1988 में। तो हम साल के आखिर में इसको जब बना रहे हैं तो डेटा भी सारा हम साल के आखिर का लिखेंगे। तो कैश इन हैंड 5,000 है साल के आखिर के अंदर, तो कैश इन हैंड हम लिखेंगे 5,000। इसके अलावा कैश एट बैंक है वो है 12,580 और प्रीपेड इंश्योरेंस है वो है 3,000। अच्छा, अब यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस में नोट करने वाली बात ये कि 3,000 लिखा जा रहा है जबकि क्वेश्चन में बताया जा रहा है आपको कि प्रीपेड इंश्योरेंस है 5,000। तो अब ये इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि 2,000 का इंश्योरेंस तो एक्सपायर्ड हो गया। अब जो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया उसको आप माइनस कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आती है, एक तरफ प्रीपेड लिखी आ रही है नीचे एक्सपायर्ड आ रही है, तो मतलब ये कि उसको प्रीपेड से माइनस कर दिया जाएगा। तो इसको जब हम माइनस करके लिखेंगे अमाउंट तो ये आएगा 3,000। तो टोटल करंट एसेट आया 20,580 का। उसके बाद है फिर फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में सिर्फ आपके पास जो मौजूद है वो है यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर दिया गया है 15,000 का। तो जो फिक्स्ड एसेट्स है वो आपका है फर्नीचर 15,000 का। उसके अलावा इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो है 3,000 की, तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। और जब उसको माइनस करेंगे तो 12,000 की वो होगी और आपके पास आ जाएगा टोटल एसेट्स जो आया। जब आपने 12,000 में ऐड किया 20,580 को तो वो आएगा 32,580। सो ये आपका टोटल एसेट्स आ चुका है। और अब आपने निकालना है इक्विटीज़ वाली साइड को। तो इसमें अकाउंट्स पेबल है, जो साल के आखिर में अकाउंट्स पेबल है वो है 7,000 का। 7,000 का अकाउंट्स पेबल है साल के आखिर के अंदर। और इसके बाद फिर आपने ये हो गया लाइबिलिटी, और इसमें है फिर ऑनर्स इक्विटी। अब ऑनर्स इक्विटी के अंदर आपने कैपिटल लेना है जो कि है आपका कैपिटल 10,000 का। अच्छा, अब नोट करने वाली बात ये कि जो कैपिटल यहाँ पे आपने लेंगे वो आप साल के आखिर का नहीं लेंगे, कैपिटल आप लेंगे साल के शुरू का। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि बैलेंस शीट में तमाम चीज़ें आपने साल के आखिर की लेनी है, लेकिन सिर्फ कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने साल का शुरू का लेना है। क्योंकि कैपिटल एट एंड जब लिया जाता है, जब कैपिटल एट एंड लिया गया था यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, तो उसमें ड्राइंग वगैरह को ऐड किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ये सिलसिला नहीं है। जिस तरह एक नॉर्मल बैलेंस शीट बनती है उसी तरह से यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड किया जाएगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट को भी ऐड किया जाएगा और ड्राइंग को लेस किया जाएगा। तो इसीलिए कैपिटल एट स्टार्ट लिया जाएगा 10,000 है जो कि उसमें ऐड किया जाएगा जो प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट जो कि यहाँ से आया स्टेटमेंट ऑफ इनकम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से 37,580, और उसके अंदर फिर ऐड कर दिया जाएगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट को। और ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ही मौजूद है जो कि 50,000 है। और उसके बाद लेस कर देंगे ड्राइंग को तो टोटल ऑनर्स इक्विटी आ जाएगी। और उसके बाद फिर इसी तरह से आपकी टोटल्स इक्विटीज़ भी आ गई जो कि 32,580 है। अच्छा, अब इसकी कुछ एडिशनल वर्किंग भी यहाँ पे है जो कि अगर आप चाहें तो उसको आप कर सकते हैं।
सो मिस्टर मंसूर एडजस्टिंग एंट्रीज़ फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 1988, ये उसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की है। तो इसमें ज़कात डिडक्शन जो हुई थी वो हुई थी 260, तो उसको आप डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, डेबिट पे पड़ता है। और जो प्रॉफिट है उसको आप करेंगे 840 के ऊपर क्रेडिट, प्रॉफिट क्रेडिट होता है। और उसके अलावा फिर जो इसका डिफरेंस आएगा इन दोनों के दरमियान वो बैंक में जाएगा, क्योंकि बैंक के अंदर इजाफा हो रहा है और बैंक डेबिट पे इजाफा होता है। तो 580 का इनका जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान फ़र्क, प्रॉफिट और ज़कात डिडक्शन का, एक तरफ ज़कात को डिडक्ट किया बैंक ने और दूसरी तरफ प्रॉफिट को उसने ऐड किया, प्रॉफिट ज़कात डिडक्ट और प्रॉफिट ऐड हुआ। उसका फ़र्क है 580। और उसके बाद फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस जो आया, यानी कि जो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस में ज़ाहिर बात है कमी आ रही है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस बढ़ता है डेबिट पे, लेकिन घटता है वो क्रेडिट के ऊपर, तो उसको 2000 से हम क्रेडिट करेंगे। और इंश्योरेंस एक्सपेंस जो कि एक एक्सपेंस है ज़ाहिर बात है, तो उसको हम 2000 से हम उसको डेबिट कर देंगे। और इसी तरह से फिर डेप्रिसिएशन जो चार्ज की गई फर्नीचर के ऊपर वो 3000 की थी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ। तो ये आज का जो हमारा चैप्टर था आज की वीडियो का वो कंप्लीट हुआ। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और ये फ़ाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।